एपिसोड 2 सारा बहुत असहज लग रही थी। अमन भी ये बात नोटिस कर लेता है। वो उसके बाल सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? सारा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अमन सारा को ही लगातार देख रहा था। वो उसके बोलने का ही इंतजार कर रहा था कि तभी जोर से ब्रेक लगे। सारा और अमन दोनों अपनी जगह बिल्कुल सीधे बैठे हुए थे। अमन देखता है कि सारा ने अपना एक पाँव आगे सीट पर लगाया हुआ था और खुद को आगे की तरफ गिरने से बचा लिया। सारा भी अमन की स्थिति को अपनी तरह पाकर हैरान रह जाती है। अमन मन ही मन सोचने लगा, कोई शक नहीं कि यही मेरी परी मेरी नैना है, उतनी ही बोल्ड एंड पावरफुल। अमन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसी वक्त ड्राइवर बोलता है, सर, हम पहुंच गए हैं। अमन कार से बाहर निकलता है। उसके निकलते ही दूर से किसी ने उसके ऊपर एक अनएक्सपेक्टेड हमला करने की कोशिश की। वो खतरनाक वायलेट किरणें अमन की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन तभी सारा भी कार से बाहर निकल जाती है और वो रे अमन की बजाय गलती से सारा को टारगेट कर लेती है। अमन को भी एहसास हो गया था कि उसके ऊपर हमला किया गया है। जब वो देखता है कि सारा बीच में थी तो वो घबरा गया था, लेकिन अगले ही पल उसको पता चलता है कि सारा को इस हमले का पता तक नहीं चला और रुबीना का अटैक असफल रहा। उसने एक चैन की सांस ली। इतना होने के बाद रुबीना वहां से गायब हो गई। अब अमन और सारा एक खाली रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। बीच में ही अमन सारा की कमर पर हाथ रख देता है और फिर वो अंदर प्रवेश करते हैं। सारा ने भी उसकी तरफ एक मुस्कान पास कर दी। सारा हैरान थी क्योंकि वो रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। वो अमन की तरफ देखते हुए पूछने लगी, यहाँ केवल हम क्यों हैं? अमन, क्योंकि आज हमारी डेट है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमें परेशान करे। अमन ने सबसे पहले एक जेंटलमैन की तरह सारा के बैठने के लिए कुर्सी पीछे की और उसे बैठने का इशारा किया। सारा भी आराम से बैठ गई। सारा बहुत खुश थी कि अमन उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। वो अमन के मासूम चेहरे को देखकर मन ही मन ललचा रही थी। अमन ने अब सभी व्यंजन को टेबल पर लगाने का ऑर्डर दिया। सारा हैरान थी। अमन ने इतनी सारी और अलग अलग डिशेज ऑर्डर कर दी थी कि सारा खुद पर से कंट्रोल खो रही थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। सर्व करने के बाद सारे शेफ वहां एक रिदम में खड़े हो गए। उन्होंने सारा से और भी कुछ ऑर्डर करने की रिक्वेस्ट की। सारा ने स्माइल के साथ मना करते हुए खाना शुरू किया। पहले तो वो एलेगेंस और तमीज के साथ खा रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसा ही वो बदतमीजी और भुक्कड़पाने पर उतर आए। अमन ये देख खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा है। सारा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कुछ ना कहते हुए फिर से खाना जारी रखा। डिनर के बाद अमन उसके पास जाकर जमीन पर एक घुटना रखे बैठा और उसने उसे प्रोपोज करते हुए कहा, सारा, विल यू बी माइन? ये सुनकर सारा को याद आया कि वो असल में यहाँ आई क्यों थी। सारा गिल्ट फील करते हुए बोलती है, अमन, असल में मैं नहीं कर सकती। ये सुनकर अमन के जैसे होश ही उड़ गए थे। सारांश के साथ ब्रेकअप होने के बाद से सारा का जैसे प्यार जैसी चीजों पर से विश्वास ही उठ चुका था। वो अब प्यार व्यार नहीं करना चाहती थी। वो तो बस अपनी खुद की मेहनत से एक नाम कमाना चाहती थी। उसे अब न सारांश में कोई रुचि था और न किसी और मर्द में। हालांकि अमन अलग था, लेकिन फिर भी वो खुद को इसके लिए मना नहीं पा रही थी। अमन ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, कारण? सारा ने गिल्ट फील करते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अमन गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, कौन? सारा बोलती है, आर्यन। वो अमन को भी धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए आज ये सब बोलना जरूरी था। इतना बोलकर सारा वहां से बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी अमन अपनी शक्तियों की मदद से चारों तरफ एक संरक्षित क्षेत्र बना देता है। सारा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अमन भी गुस्से में उसके पास जाकर दांत पीसते हुए बोलता है, तुम खुद को समझती क्या हो? अब सारा के हाथ नीले रंग से चमक रहे थे और उसकी मुट्ठी बंद थी। तभी उसके हाथों से नीली किरणें निकलती हैं और वो क्षेत्र नष्ट हो जाता है। अमन भी गुस्से में था। उसने भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारा को सामने दीवार से लगा दिया। वो उसके पास गया और उसको अपनी बाहों में उठाकर एक प्राइवेट रूम के अंदर ले गया। सारा अपने हाथ पा मार रही थी। अमन उसे बेड पर फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो बोलता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सारा की आंखें नम हो चुकी थी। अमन उसे जोश से किस करने लगा। फिर उसने एक एक करके सारा के सारे कपड़े उतार दिए। सारा अभी भी हाथ पांव चला रही थी। जब वो दोनों नेकेड थे तब अमन ने धीरे धीरे उसे प्यार करना शुरू किया। ये सारा का फर्स्ट टाइम होने वाला था।
वो उसके लिए सब कुछ यादगार बना देना चाहता था। वो उसके साथ कुछ भी रूडली नहीं करना चाहता था। उस रात सारा ने बहुत कोशिश की लेकिन आखिर में सरेंडर कर दिया। काफी देर के बाद जब वो दोनों थक गए तब जाकर अमन ने उसे छोड़ दिया और उसकी बगल में ही लेट गया। अगली सुबह सारा अमन की बहनों में सोई हुई थी। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो सामने अमन को देखकर कल रात की बात याद करते हुए मुस्कुरा रही थी। सारा का पहली बार था, इसलिए वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। अमन बंद आंखों से सारा को बोलता है, तुम रात जानवरों की तरह मुझ पर टूट गई थी। तुम्हें उंगली दो तो तुम हाथ ही पकड़ लेती हो। सारा ये सुनकर गुस्से से बोलती है, सारी गलती तुम्हारी ही थी। क्या जरूरत थी मुझे ऐसे सेड्यूस करने की? तुमने मेरे स्टैंडर्ड को ही गिरा दिया। अमन ये सुनकर गुस्से से बोलता है, किसने कहा था डेट पर आने के लिए? रुद्र के साथ जो खिचड़ी पकाई है उसे खाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। सारा, तुम्हें कैसे पता इसमें रुद्र भी शामिल है? अमन स्माइल के साथ बोलता है, मैं किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ। सारा अपनी बात बदलने की कोशिश करते हुए बोलती है, वो जो भी हो पर मैंने कहा था ना कि मैं आर्यन से प्यार करती हूँ, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अमन ने कहा, झूठ। और क्या तुम भी रात का आनंद नहीं ले रही थी? सारा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अमन उसे अपनी बाहों में कस लेता है और कंधे पे एक किस करते हुए बोला, अब तो सब कुछ हो चुका है, पछतावे का कोई मतलब नहीं। सारा अब उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो बोलती है, नहीं, तुम बहुत स्लो और कमजोर थे। अमन हैरानी के साथ बोलता है, क्या वो तुम्हारा पहली बार नहीं था? अब सारा कुछ बोलने लायक नहीं रही थी। अमन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत भी करेगी। अमन उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए उसे किस करने ही वाला था कि सारा दूर होते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। अमन ये सुनकर हैरान था। उसको उम्मीद नहीं थी कि कल की रात के बाद भी सारा ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत करेगी। वो बोलता है, क्या तुम पहले ही मेरे साथ सो नहीं गई हो? सारा बोलती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं सोई, तुमने मेरा रेप किया था। अमन की आंखें खुली की खुली रह गई। इस लड़की की बातों का कोई लॉजिक नहीं था। ये बस मुंह उठाकर कुछ भी बोल देती है। अब सारा और अमन दोनों एक साथ बिस्तर से उठ गए और बाथरूम की तरफ जाने लगे। सारा, तुम इंतजार करो, मैं यहां से पहले निकलना चाहती हूँ और मैं बहुत व्यस्त होने वाली हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि पूरा दिन बॉस बनकर बैठी रहूं और कुछ काम न करूं। अमन अब एक और शब्द इस लड़की के मुंह से नहीं सुनना चाहता था। वो बॉस था तो ऑफकोर्स वो ज्यादा व्यस्त होता था, लेकिन सारा की बातें सुनकर कोई भी बोल दे कि अमन कितना बेकार और फालतू होगा। वो वहीं खड़ा रह जाता है और सारा अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो तौलिया लापेटे बाहर निकलती है। उसकी फ्रेश बॉडी से अब अमन सेड्यूस हो रहा था। वो उसे बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मांगवा देता हूँ। तभी सारा गर्व से भरी आवाज में बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी शक्तिशाली और स्मार्ट हूं कि मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, खासकर तुम्हारी। अमन सोचने लगा, ये कितनी प्यारी और स्वीट लगती अगर इतनी मुहब्बत ना होती तो। सारा अपनी तारीफ कर ही रही थी कि अमन वहां से उठकर बाथरूम में चला जाता है। सारा को भी ये अजीब नहीं लगा। पहले भी लोग उससे ऐसे ही जलन महसूस करते थे। ऐसा सिर्फ वो सोचती थी, रियलिटी तो ये थी कि सब इस बातूनी लड़की को इग्नोर कर दिया करते थे। सारा ने अपनी उंगलियां स्नैप की, जिनसे नीली किरणें निकलती हैं और उसकी बॉडी सफेद कलर की एंजेलिक लॉन्ग ड्रेस से कवर हो जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। इन सबके बाद वो वहां से निकल गई। उसके मन में कल रात अमन के साथ बिताए हुए पल चल रहे थे और वो काफी खुश भी थी। वो सीधे ओबरॉय कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाती है। आज उसका शूट आर्यन के साथ होने वाला था। उसे एक असिस्टेंट और मैनेजर भी दिए जाने वाले थे। अमन भी वहां से निकलते ही सबसे पहले अपने घर जाता है। उसकी पूरी फैमिली लिविंग रूम में ही मौजूद थी। वो सब लोग बहुत टेंशन में लग रहे थे। उसके परिवार में रुद्र, उसकी माँ, पापा, 2 बहनें और दादी थी। इनके अलावा उनके घर में एक और औरत रहती थी, लिसा। लिसा स्वर्ग से आई थी। उसका जन्म एंजल की सेवा के लिए हुआ था। वो हमेशा जवान रह सकती थी। जबकि रुबीना डेविल वर्ल्ड से संबंध रखती थी। वो भी जवान रह सकती थी, जब चाहे अपना रूप बदल सकती थी। बचपन में जब अमन हुआ तब उसके पिता मिस्टर विनय ओबरॉय बहुत खुश थे। इसी खुशी के चलते उन्होंने एक शानदार पार्टी का भी आयोजन किया। मिस्टर विनय ओबरॉय हमेशा से ही डेविल्स और एंजल्स पर विश्वास किया करते हैं।
उन्होंने इन सब से संबंधित बहुत सारी किताबें भी पढ़ी थी। एक दिन वो डेविल नाइट किताब पढ़ते हुए ये भूल चुके थे कि उस किताब के फ्रंट पेज पर ही वार्निंग दी गई थी। शैतानी रात में बहुत सारे मंत्र थे, कोई भी उन्हें बोलकर पढ़े तो वो अपना असर दिखा सकते हैं। विनय ओबरॉय ने भी एक मंत्र फ्लो में बोल दिया, जिसके कारण अमन अचानक बीमा हो गया। उस समय वो 6 साल का हो चुका था। उसका इलाज भारत और विदेश में सबसे अच्छे डॉक्टरों की टीम से करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वास्तव में उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। तभी उन्होंने डेविल नाइट में ही इसका ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि इस बीमारी को या तो कोई फरिश्ता ठीक कर सकता है या कोई दानव। उन्होंने चर्च में जाकर इसका समाधान निकालने की कोशिश की। उस चर्च के एक बिशप ने बताया कि परी धरती पर जन्म ले चुकी है। उन्होंने विनय ओबरॉय को उससे मिलने का तरीका बताते हुए कहा, डेविल नाइट में सेकंड लास्ट पेज पर एंजल या दानव को आमंत्रित करने के लिए भी मंत्र है। पहला मंत्र एंजल के लिए है और दूसरा शैतान के लिए। विनय ओबरॉय उनके आभारी होते हुए वहां से घर आ जाते हैं। डेविल नाइट बुक को ओपन करने के बाद उन्हें लास्ट पेज पर 2 मंत्र दिखाई दिए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज की रात ही शैतानी रात है। डेविल नाइट हर 5 साल में एक बार आती है। इस नाइट की खास बात यह है कि डेविल्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और सकारात्मक शक्तियां इस रात बेकार होती हैं। जैसे ही विनय ओबरॉय ने पहला मंत्र पढ़ा तो उन्हें लगा कि अब परी आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने पर भी ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो दोबारा मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन वही परिणाम मिलने के कारण वो परेशान होकर अपना सर पकड़ लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि अमन को डेविल्स भी बचा सकते हैं। तभी वो बिना सोचे समझे दूसरा मंत्र पढ़ देते हैं। उसी वक्त काली पोशाक में एक खूबसूरत महिला वहां आ प्रकट हो गई। उस लेडी से वायलेट लाइट फ्लैश हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, अगर मैं यहाँ हूं तो आपको मुझसे कुछ चाहिए ही होगा। बताइए, आप मुझसे कैसी मदद चाहते हैं? उसके चेहरे पर एक शांत और प्यारी मुस्कान थी। विनय ओबरॉय हेल्पलेस फील करते हुए बोलते हैं, मेरे बेटे की जान खतरे में है। इस बुक से पढ़े गए एक मंत्र की वजह से वो आज ऐसी हालत में है। मैं चाहता हूं कि तुम कैसे भी करके सब कुछ ठीक कर दो। वो औरत गंभीर होते हुए बोली, आपको डेविल्स के नियमों का तो पता ही होगा। हेल्प के बदले हमें कुछ चाहिए होता है, और अगर आप वो चीज देने से मना कर देते हैं तो हम उसको छीनने की ताकत भी रखते हैं। ये सुनकर विनय ओबरॉय बोलता है, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। पैसा, संपत्ति और मैं खुद को भी तुम्हें सौंप रहा हूं। रुबीना व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोलती है, तुम्हारा बेटा कहाँ है? विनय ओबरॉय उसे अमन के रूम में ले जाते हैं। रूम में एंटर करते ही रुबीना अपने सामने एक मासूम से बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वो उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रखते हुए एक मंत्र पढ़ती है। मंत्र की वजह से रुबीना और अमन दोनों हवा में थे। रुबीना की बॉडी से वायलेट और अमन की बॉडी से रेड लाइट फ्लैश हो रही थी। ये सब कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। जमीन पर आने के बाद वो बोलना शुरू करती है, आपने जो मंत्र पढ़ा था उसके कारण बच्चे को मरना ही था। इसे वापस ठीक करने का एक ही तरीका था, एंजल या डेविल की आधी शक्ति दे दी जाए। मैंने भी इसे अपनी शक्तियां दी हैं, जिसके कारण ये भी अब हम में से एक बन चुका है। ये सुनकर विनय ओबरॉय के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। अब रुबीना एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोलती है, अब आपको भी मुझे कुछ देना होगा। विनय सर झुकाते हुए पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? रुबीना, मुझे ये बच्चा चाहिए। उसी वक्त अमन की मां वहां आती है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए बोली, मैं मेरा बच्चा किसी को नहीं दूंगी। इतना बोलकर वो अपने कांपते हुए हाथों से अमन को उठा लेती है। रुबीना को अब गुस्सा आ रहा था। वो विनय से कहने लगी, तो अब तुम पीछे हटना चाहते हो? अगले ही पल वो हंसी और बच्चे को लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन टीना ओबरॉय, अमन की मां, उसे चकमा देते हुए वहां से भाग निकलती है। रुबीना गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए टीना ओबरॉय के पीछे जाने लगी। तभी वहां आने वाली सफेद रोशनी से सबकी आंखें बंद हो गई। रुबीना खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से बोलती है, शैतानी रात खत्म हो चुकी है, मतलब अब। वो इतना ही सोच पाई कि तभी वहां एक औरत सफेद पोशाक में नजर आने लगी। उस औरत के साथ करीब 6 साल की एक बच्ची भी थी, जिसके सुनहरे बाल, नीली आंखें और गोरा रंग था। वो बच्ची बहुत आकर्षक और मायावी लग रही थी। उससे आने वाली पॉजिटिव वाइब्स को कोई भी महसूस कर सकता था। सफेद पोशाक में खड़ी औरत लिसा थी। लिसा अपने साथ एंजल को लेकर आई थी।
लिसा जानती थी कि अमन को ठीक करने के लिए रुबीना ने अपनी आधी शक्तियां दे दी होगी। वो अब इस बात का फायदा उठा सकती थी। लिसा एक मंत्र बोलती है और रुबीना को परी के कानों में लगे हीरे के झुमके में कैद कर लेती है। कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ कि रुबीना आजाद हो गई। रुबीना के आजाद होने के बाद वो पूरी दुनिया में अमन को ढूंढती रही। मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय ने अमन को विदेश भेज दिया। उसकी स्पेशल ट्रेनिंग और स्टडी के बाद वो भारत वापस आया और अपना फैमिली बिजनेस ओवरटेक कर लिया। रुद्र हमेशा उसकी परछाई बनकर रहा। बिजनेस की समझ होने के साथ साथ रुद्र बाहरी दुनिया में भी दिलचस्पी लिया करता था। वो बहुत वफादार था और कभी अमन के फैसले के खिलाफ नहीं गया। वो अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था। उसे अलग अलग देश में जाने का भी बहुत शौक था। इसी के चलते उसने 7-8 भाषाएं भी सीख ली थी। हालांकि दोनों भाइयों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन अमन के मुकाबले वो अभी बहुत पीछे था। घर आने के बाद अमन अपनी फैमिली को इतना परेशान देख अपने उस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, क्या बात है पापा? तभी रुद्र बोल पड़ा, भाई, वो आपको अपने साथ ले जाना चाहती है। उसने आपको ढूंढ ही लिया। मैं नहीं चाहता कि वो आपको ले जाए। फिर सारी प्रॉपर्टी मुझे अकेले को संभालनी होगी। ये सुनकर ओबरॉय फैमिली रुद्र को बस जान से मार देना चाहती थी। नेहा और तान्या बोलती है, भाई, बी सीरियस। दोनों बहनें जुड़वा थी और घर में सबसे छोटी भी। अमन लिसा की तरफ देखते हुए पूछता है, हमें क्या करना चाहिए? लिसा जवाब देते हुए बोली, डेविल को केवल एंजल ही हरा सकती है। तुम्हें एंजल को शैतानी रात तक घर में लेकर आना होगा। अमन की दादी परेशान होते हुए कहने लगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो फरिश्ता कौन है या कहाँ है? लिसा एक ग्लोब निकालते हुए सबको उसमें देखने का इशारा करती, ये हमें बताएगा। तभी ग्लोब में एक दृश्य नजर आने लगा। वो दृश्य अमन और सारा के रेस्टोरेंट के बाहर का था, जब अमन के ऊपर हुआ अटैक सारा को टारगेट करता है। सब ये देखकर डर चुके थे अब इस लड़की का क्या होगा, लेकिन अगले ही पल वो देखते हैं कि सारा के ऊपर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। पूरी फैमिली अब समझ चुकी थी कि मिस्टर कपूर की बेटी सारा कपूर ही वो एंजल है। अब सब सारा को घर में लाने के बारे में सोच रहे थे। उसी वक्त डोरबेल बजती है, जिसके कारण सबका ध्यान उस ओर चला गया। ओबरॉय हाउस में प्रवेश करना बिल्कुल आसान नहीं था। यहाँ सिर्फ परिवार के सदस्य ही सीधे अंदर आ सकते हैं। सब सोच रहे थे कि सुबह सुबह कौन हो सकता है। एक नौकर दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड टाइप करता है। ओबरॉय हाउस के दरवाजे पासवर्ड डालने के बाद अपने आप खुल जाते थे। गेट खुलते ही सबको बाहर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो नव्या सिन्हा थी, मिस्टर ओबरॉय के फ्रेंड की बेटी। नव्या के पिता ओबरॉय कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी थे। नव्या भी बुरी नहीं दिखती थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। वो एवरेज दिखने के बाद भी किसी को अपने से ऊपर नहीं समझती थी। उसके बाल कमर तक आ रहे थे। उसके फेस पर हमेशा भर भर के मेकअप होता था। एक अमीर परिवार से संबंध होने की वजह से वो एलिगेंट तो थी ही। नव्या को देख पूरी फैमिली उसका स्वागत करती है। वो भी मुस्कान के साथ सबको ग्रीट कर रही थी। नेहा और तान्या को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका अहंकारी और परेशान करने वाला व्यवहार देख वो दोनों हमेशा की तरह उससे 10 कदम दूर खड़ी हो गई। नेहा ने धीमी आवाज में तान्या से कहा, इसको तो डेविल्स भी अपने वर्ल्ड में एंट्री ना दे। नव्या उन दोनों की तरफ स्माइल करते हुए हेलो बोलती है। वो दोनों भी नव्या को देख एक फॉर्मल स्माइल कर देती है। नव्या को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो केवल अमन के लिए यहाँ आया करती थी। फिलहाल उसकी पढ़ाई ही पूरी हुई है। रुद्र ने तो उसे देखा तक नहीं। वो उससे बहुत नफरत करता था क्योंकि उसके जितनी मतलबी और बिगड़ी हुई लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। सब जानते थे कि वो पूरे घर में सिर्फ मिसेज ओबरॉय को इम्प्रेस करने में लगी थी। उसका मानना था कि मिस्टर और मिसेज ओबरॉय के बोलने पर अमन उसे शादी के लिए कभी मना नहीं कर पाएगा। मिसेज ओबरॉय को भी नव्या काफी पसंद थी, लेकिन उन्होंने कभी अमन के लिए उसको चुनने की नहीं सोची। वो एक समझदार लेडी थी, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान करने में कोई परेशानी नहीं होती। नव्या का फैमिली बैकग्राउंड कपूर फैमिली के भी आसपास नहीं था। विदेश में उनका बिजनेस काफी फैला हुआ था, ना कि भारत में, इसलिए वो यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं कर सकते, चाहे वो ओबरॉय फैमिली हो या कपूर फैमिली। ओबरॉय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कपूर परिवार भी काफी प्रसिद्ध था। सारा कपूर लो प्रोफाइल रखने के कारण एक हॉट टॉपिक बन चुकी थी। वो खूबसूरत थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी हाई था। उसे आज तक किसी से सच्चा प्यार नहीं किया।
आखिर में नव्या अमन के पास जाकर मुस्कान के साथ बोलती है, हाय अमन। अमन को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। उसने बस अपनी पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। नव्या को अमन के डेविल होने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने बहुत सी अफवाहें सुनी थी। वो तो उसके गुड लुक्स और पैसे पर फिदा थी। वो समझती थी कि अमन और वो बेस्ट कपल बन सकते हैं। तभी नेहा नव्या की तरफ देखते हुए बोलती है, मॉम क्यों ना हम उस परी जैसी लड़की से अमन भाई की शादी करा दे। ये सुनकर नव्या के होश उड़ गए और वो सोचने लगी, ऐसी कौन सी लड़की है जो इन लोगों को परी जैसी दिखती है। अंदर ही अंदर वो डर रही थी। फिर वो कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी मी ओबरॉय कुछ सोचते हुए परेशान होकर बोले, नहीं, वो लड़की अगर अमन को मुसीबतों से निकाल सकती है तो मुसीबत में डाल भी सकती है। अगर मुझे पता न होता कि वो परी है तो मैं उसको ही अमन के लिए चुनता। आखिरकार वो एक अच्छा और साफ दिल की लड़की है। नव्या बार बार परी सुनकर पक चुकी थी। वो गुस्से से पागल होने वाली थी। नव्या व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछने लगी, ऐसी कौन सी लड़की है जो आप लोगों को परी जैसी लगने लगी। मिसेज ओबरॉय, परी जैसी नहीं, वो परी ही है। मिसेज ओबरॉय के मुंह से ये सब सुनने के बाद अब नव्या की उम्मीदें ही टूट रही थी। सबसे अलग रुद्र कोई और ही खिचड़ी पका रहा था। रुद्र सोच में डूबा था। ये सही मौका है दोनों का ब्रेकअप कराने का, फिर मेरा हॉलिडे पक्का। वो बोलने वाला था कि सारा और भाई का कोई फ्यूचर ही नहीं है, इसलिए उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। हम लोग उस लड़की को बस गेस्ट के रूप में यहाँ रख सकते हैं। अमन उसके मन की बात सुन लेता है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से रोकते हुए बोलने का मौका ही नहीं देता। लिसा ने कहा, यह आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। वैसे एंजल के ना होने की वजह से वो जरूर मर जाएगा, और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हम शादी करा सकते हैं। मी ओबरॉय, ठीक है, लेकिन सिर्फ शैतानी रात तक। ये सब सुनकर नव्या कंफ्यूज तो थी ही, लेकिन मी ओबरॉय की बात सुनकर वो खुश भी थी। मतलब अमन की शादी परमानेंट नहीं होगी, उसके पास अभी भी मौका है। दूसरी तरफ सारा ओबरॉय कॉर्पोरेशन के अंदर आ चुकी थी। जब वो काउंटर पर एंट्री कर रही थी, उसी वक्त वो नोटिस करती है कि काउंटर पर खड़ी लड़की उसे ही देखे जा रही है। वो उसकी नजरों को फॉलो करते हुए अपनी गर्दन पर आकर रुक गई। उसकी आंखें खुली रह गई थी। वहां बहुत सारे लव बाइट्स के निशान थे। तब उसे याद आता है कि कल रात अमन उसके साथ कितना स्लो था। वो उसे बहुत धीरे धीरे प्यार कर रहा था, जिससे उसको दर्द ना हो। सारा उसके बारे में सोचकर ब्लश करने लगी। वो अपनी गर्दन पर एक हाथ रखते हुए वहां से एलिवेटर की तरफ जल्दबाजी में चली गई। एलिवेटर के अंदर जाकर वो अपनी उंगलियां स्नैप करते हुए अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। अब उसने पूरी बॉडी एक लंबी कैजुअल ड्रेस से कवर कर ली थी। फोटोशूट से पहले रेहान सारा को अपने केबिन में ले जाते हुए बोलता है, मिस सारा, आपकी मैनेजर और असिस्टेंट सेलेक्ट कर ली गई है। आइए मैं आपको उनसे परिचित करा देता हूं। रेहान के केबिन में दो लड़कियां थी। रेहान को सख्त आदेश दिए गए थे कि सारा की मैनेजर और असिस्टेंट फीमेल हो। इसलिए कंपनी की बेस्ट मैनेजर श्रुति अब सारा को मैनेज करने वाली थी। श्रुति भी देखना चाहती थी कि बिग बॉस ने जिस लड़की के लिए उसे सेलेक्ट किया है वो आखिर कैसी होगी। असिस्टेंट को देख सारा खुश हो जाती है क्योंकि वो रिया थी। सारा श्रुति को ग्रीट करते हुए मुस्कान के साथ बोली, हेलो मैम। श्रुति बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो देख सकती थी कि सारा के पास खूबसूरती के अलावा और कोई गुण नहीं है। उसे सारा पर बहुत मेहनत करनी होगी। श्रुति मन ही मन सोच रही थी, क्या केवल इसकी खूबसूरती पर फिदा होकर बिग बॉस ने इसे अपने लिए चुन लिया। सारा उसकी बातें सुन पा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। श्रुति भी औपचारिक रूप से ही कहती है, आज से तुम्हारे करियर की शुरुआत होगी, खुद को मेहनत करने के लिए तैयार कर लो। सारा एक्साइटमेंट में रिप्लाई करती है, आपको अभी मेरे टैलेंट का अंदाजा नहीं है। श्रुति को अभिमानी लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन सारा की बातों में उसको अहंकार कहीं भी नजर नहीं आया। वास्तव में वो बहुत मासूम और मुहफ़्फ़त थी। श्रुति को पता चल चुका था कि ये लड़की जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ है। वो बोलती है, लेट्स सी। उसके बाद सारा रिया से मिलने के लिए मुड़ी। रिया खुश होते हुए सारा के कानों में बोलती है, तुझे पता है असिस्टेंट रेहान ने खुद मुझे तेरी असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया था। सारा को नहीं पता था कि ये अमन ने ही किया है। वो बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देती है। रिया को ऑफर देने का आइडिया रेहान का ही था। वो रिया को बता देना चाहता था कि असिस्टेंट बनना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन पहले रेहान अचानक रिया से ओबरॉय कॉर्पोरेशन में टकरा गया था।
रिया जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वो असफल रही। रेहान और वो एलिवेटर में थे, तभी रिया ने अचानक पूछा, आप यहाँ क्या करते हैं? रेहान ने प्रोफेशनली जवाब दिया, मैं इस कंपनी के बिग बॉस का असिस्टेंट हूँ। रिया ने मजाक बनाते हुए कहा, अच्छा झूठ है। रेहान को उस वक्त रिया पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए अब वो उसे सबक सिखाने वाला था। केबिन से निकलने के बाद अब सारा को फोटोशूट के लिए जाना था। ये फोटोशूट श्रुति की अनुपस्थिति में शुरू हुआ था, तो श्रुति इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। वो सारा के लिए सारी प्लानिंग इस शूट के बाद से करने वाली थी। उसने पहले भी बहुत सारे लो ग्रेड आर्टिस्ट्स को टॉप पर पहुंचाया था। सारा और रिया मेकअप रूम की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें आर्यन मिल जाता है। आर्यन सारा को प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलता है, हाय सारा। सारा उसके कंधे पर पंच करते हुए आकर्षक आवाज में बोलती है, HLWWW। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम पहले ही लेट हो चुकी हो। ये सुनकर सारा न चाहते हुए ब्लश करने लगती है। सारा रूम की तरफ जाने लगी। वहां जाकर ड्रेस और मेकअप देखने के बाद पता चल रहा था कि आज उसकी वजह से सब लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तभी सारा रिया को बोलती है, रिया यार एक बार असिस्टेंट रेहान के केबिन से मेरा फोन ले आ, वो शायद वही रह गया। रिया ये सुनकर मन में बोलती है, उफ ये लड़की, और वहां से चली जाती है। सारा भी उसके मन की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखे जा रही थी। अब सारा अपनी उंगलियों को स्नैप करती है, तभी बहुत सारी ब्लू रे की वजह से उसकी ड्रेस और मेकअप बदलने लगा। कुछ सेकंड बाद ही वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। वहां रेहान के केबिन के बाहर रिया नॉक करती है, रेहान अंदर आओ। रिया ने अंदर आते ही कहा, मिस्टर रेहान, मिस सारा का मोबाइल यही रह गया था शायद। रेहान ने इधर उधर देखते हुए कहा, अच्छा झूठ है मेरे करीब आने के लिए। रिया, आप। असिस्टेंट उसे देखकर व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुरा रहा था। वो उसको कुछ बोले बिना ही वहां से निकल गई। तभी रिया चेंजिंग रूम के अंदर आते हुए बोलती है, नहीं वहां तो ना। इतना बोलने के बाद वो जम सी गई। सारा ने कहा, हाँ वो मेरे पास ही था, मुझे बस मिल नहीं रहा था। इतना बोलकर वो एक अजीब स्माइल करते हुए रिया की तरफ ही देखने लगी। रिया अब बेहोश ही होने वाली थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सारा तैयार थी, वो भी बिना मेकअप आर्टिस्ट के। उसका मुंह खुला हुआ था। सारा उसके पास जाकर अपनी उंगली से उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है, अच्छा चल अब फोटोशूट के लिए चलते हैं। सारा के जाने के बाद रिया का मुंह फिर से खुल जाता है। बाहर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि सारा इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। उस वक्त अमन भी ऑफिस पहुंच चुका था। अमन अपने समय का पाबंद था, वो कभी भी लेट नहीं हुआ था, लेकिन आज उसको पहले ओबरॉय हाउस भी जाना पड़ा। वो बॉस था तो कोई भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसके बॉसी ऑरा पर कंपनी की सारी फीमेल एम्प्लॉइज मरती थी। अमन बहुत सारी बिजनेस डील के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल चुका था। उसे किसी का कोई भी डर नहीं था। जब उसे पता चलता है कि सारा का शूट आर्यन के साथ होने वाला है तो वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस ओर जाने लगा। ओबरॉय कॉर्पोरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग थी। बहुत सारे एम्प्लॉयज तो वहां खो भी जाते हैं। वो सब बहुत टेक्निकल था। वहां सब कुछ अमन ओबरॉय के इशारों पर चलता था। फोटोशूट शुरू होने ही वाला था कि तभी ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है। हर किसी की नजर शूट से हटकर अब दरवाजे पर थी। वह ब्लैक फॉर्मल सूट में एक लंबा और डैशिंग आदमी था। अंदर आने से पहले उसके बॉडीगार्ड आकर सबको ब्लॉक कर देते हैं। अमन ओबरॉय अपने उसी बॉसी स्टाइल में आकर एक आलिशान सोफे पर पैर चाये बैठ गया। जो चश्मा उसने लगाया था वो उसे सोफे के साइड में ही रख देता है। उसका अंदर आकर बैठना और ऐसे चश्मा उतारना, ये सब कुछ वहां खड़ी महिलाओं को इम्प्रेस कर रहा था। फिर अपने हाथ से इशारा करते हुए अमन शूट शुरू करने का ऑर्डर देता है। सारा ये सब देख अंदर ही अंदर इरिटेट होते हुए बोल रही थी, ये इतना शो ऑफ क्यों करता है। अमन उसकी ये बात सुन लेता है और मन में बोलता है, देखता हूं कैसे तुम इसके साथ फोटो शूट करती हो। सारा भी अब ये सब सुन सकती थी। वो भी बोलती है, तुम बस बातें बना सकते हो, मैं भी देखती हूं तुम क्या करोगे। अब अमन और सारा की लाल और नीली आंखें आपस में जा टकराती है। अमन के आने से वहां का माहौल बहुत ठंडा हो गया था। सारा को छोड़कर सब डरे हुए थे। जैसा कि सारा को कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वो आज बहुत अच्छे पोज दे रही थी। वो जानती थी कि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब अभिनय में ही अपना करियर बनाना होगा।
सारा के फोटोशूट के बाद अब आर्यन का भी अकेले में फोटोशूट होना था। उसके बाद ये दोनों साथ में शूट करने वाले थे। डायरेक्टर ने फोटोज से पहले ही सीन की शूटिंग खत्म कर ली थी। अब बस पब्लिशिंग के लिए तस्वीरें बाकी थी। आर्यन ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आज खुद को साबित कर दिया। अब उन दोनों को एक साथ प्रदर्शन करना था। आर्यन के पास जाने से पहले सारा एक बार अमन की तरफ देखती है। अमन भी नॉन स्टॉप उसे ही देख रहा था। सारा सोचने लगी, गॉड बस अब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। सारा की ये बात सुनकर अमन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी सारा नोटिस करती है कि अमन के हाथ चमक रहे हैं और वो अपनी उंगलियों से खेल रहा था। ये देख वो डर जाती है और अचानक निर्देशक से बोलती है, 1 मिनट, मुझे वॉशरूम जाना है। डायरेक्टर भी हाँ में सर हिला देता है। आर्यन को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो फिर भी खुश था कि सारा और उसका फोटोशूट होने वाला है। जाते हुए सारा अमन को अपनी आंखों से डराते हुए बाहर आने का इशारा करती है। अमन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वो भी वहां से उठकर सारा के पीछे जाने लगता है। लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ कि अमन सारा के पीछे गया होगा। उसे वहां से जाता देख सब एक गहरी सांस ले रहे थे। अमन के वहां होने की वजह से फोटोग्राफर का तो दिल भी धड़कना लगभग बंद ही हो गया था। सारा सीधे अमन के केबिन में पहुंच जाती है। अमन भी उसके पीछे पीछे अपने केबिन में आया। अब अमन शरद भरी मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी कि फोटोशूट खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया। सारा गुस्से से उसे ही देख रही थी। तभी वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, मेरे काम में इंटरफेयर मत करना, वरना तुम्हें रोना पड़ेगा, और फिर मुझे ब्लेम मत करना। अमन सारा से हंसते हुए पूछता है, मैंने क्या किया? सारा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सच में कुछ भी नहीं किया था। अमन फिर बोलता है, क्लोज आने का ये अच्छा बहाना था वैसे। सारा ने अभी भी अमन की शर्ट पकड़ी हुई थी। वो उसे छूने ही वाली थी कि तभी अमन उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लेता है। वो अब एक दूसरे के बहुत करीब थे। अमन बोलता है, तुम मेरी शर्ट को फाड़ने पर क्यों तुली हुई हो? ये सुनकर सारा की आंखें चौड़ी हो गई। वो सोचने लगी, आखिर उसने कब उसकी शर्ट फाड़ने की कोशिश की? उसी वक्त अमन अचानक उसके माथे पर किस कर देता है। सारा उसकी आंखों में ही देख रही थी। वो अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने ही वाली थी कि तभी अमन ने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। सारा अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बस उसकी तरफ लाचारी और गुस्से में देख सकती थी। अब अमन उसके गाल पर काटने लगा। सारा को इससे दर्द हुआ, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकती थी। उसे नहीं पता था कि बिल्डिंग का हर रूम साउंड प्रूफ है। अमन उसकी बाजू नीचे करने ही वाला था कि तभी सारा फिर बोलती है, मुझे अभी शूट पर भी जाना है। अमन फिर निराश होते हुए रुक जाता है। उसकी पकड़ अब ढीली हो चुकी थी, इसलिए सारा तुरंत उसे दूर धकेलते हुए वहां से जाने लगी। अमन उसे रोकते हुए अपनी गहरी और ठंडी आवाज में बोलता है, मैं कुछ नहीं करूंगा अगर तुम और वो लिमिट में रहे तो। सारा, गेट लॉस्ट, इतना बोलकर वो खुद वहां से चली जाती है। सारा की ये हरकत देख अमन भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। सारा बाहर आकर सर पर मारते हुए सोचती है कि उसे गेट लॉस्ट बोलकर मैं खुद बाहर क्यों आ गई। तभी वो अंदर गई और अमन को एटीट्यूड दिखाते हुए बोलने लगी, तुम्हें तो मैं वापिस आकर देखती हूँ। इतना बोलकर वो अपने शूट के लिए चली जाती है। अमन को अच्छे से पता था कि सारा को कोई मर्द छू नहीं सकता। सारा किसी को भी टच कर सकती है, लेकिन एक परी होने के कारण उसे उसके अलावा या कोई नहीं छू सकता है। वो आर्यन की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र था। वैसे तो डेविल्स भी एक परी को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन अमन पूरी तरह डेविल नहीं था। वो आधा शैतान और आधा सामान्य इंसान था। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो वो एक तरह से विक्टिम था, जिसको इंसानों और डेविल्स के द्वारा ऐसा बना दिया गया। एंजल्स वो होती है जिनका दिल अच्छा हो, जो चाह कर भी किसी को दुख न दे। और फिर सारा ने तो जन्म ही अमन के लिए ही लिया है, इसलिए सारा की एंजेलिक पावर्स भी उसे सारा को टच करने की इजाजत देती थी। शूट खत्म होने के बाद अमन के केबिन में कुछ तस्वीरें भेजी गई। अमन खुद तय करना चाहता था कि कौन सी फोटो विज्ञापन के लिए पब्लिश की जाए। वो ऐसा केवल सारा के केस में ही कर रहा था। सारा की मैनेजर अभी ये सब हैंडल नहीं करने वाली थी, इसलिए अमन खुद ये करेगा। जैसे ही उसके सामने फोटो आए, अमन ने एक फोटो को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। वो आर्यन की तस्वीरों को पहले ही अलग निकाल चुका था। जब तक उसने केवल सारा की फोटो एनालाइज की तो उसका मूड बहुत अच्छा रहा।
वास्तव में उसने सारी तस्वीरों का चयन कर लिया था। फिर बारी आई आर्यन और सारा की एक साथ क्लिक की गई फोटो की। अमन ने पहली फोटो देखी। उसमें सारा ने आर्यन की छाती पर हाथ रखा हुआ था और वो दोनों कैमरा की तरफ बोल्ड लुक के साथ स्माइल कर रहे थे। ये देखने के बाद अमन ने वो फोटो अपनी आंखों से ही जला दी। दूसरी फोटो में सारा आर्यन के आगे खड़ी हुई थी और वो दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। आर्यन का चेहरा सारा की गर्दन की तरफ झुक गया था। ये देख अमन गुस्से से उस तस्वीर को भी जला देता है। जैसे जैसे वो उनकी तस्वीरें देखता रहा वैसे ही उसका गुस्सा बढ़ता चला गया। अब वो आर्यन और सारा की सारी तस्वीरें जला चुका था। फिर उसने अपने असिस्टेंट को बुलाते हुए ऑर्डर दिया, जितनी तस्वीरें अब टेबल पर बची हुई हैं केवल उनको पब्लिश कराओ। ये सुनकर रेहान हाँ में सर हिलाते हुए वहां से वो तस्वीरें लेकर निकल जाता है। रेहान भी बीच में चेक कर लेता है कि उनमें आर्यन और सारा की एक साथ कोई भी फोटो नहीं है। निर्देशक भी ये देखने के बाद रोने वाला था, लेकिन उसे अमन का आदेश फॉलो करना ही पड़ेगा। सारा को जब ये सब पता चलता है तो वो उसके केबिन में जाकर गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना। अमन, मैंने भी कहा था लिमिट में रहे तो कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सारा बोलती है, दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी इंटीमेसी दिखानी ही पड़ती है। अमन शरारत से बोलता है, इंटीमेसी मुझे इम्प्रेस करने के लिए दिखाओ, क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है? ये सुनकर सारा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, तुम्हें इम्प्रेस करने से क्या होगा? अमन, संतुष्टि मिलेगी। सारा गुस्से से उबल रही थी। वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैं बस ये विज्ञापन अच्छे से करना चाहती थी। अमन गंभीर लहजे में बोलता है, तनाव की कोई बात नहीं है, जो तस्वीरें मैंने चूज की है वो भी इस विज्ञापन के लिए काफी अच्छी है। सारा बेबस फील करते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी अमन बोलता है, एक मिनट, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सारा उसकी तरफ देखते हुए उसके आगे बोलने का इंतजार कर रही थी। अमन बोलता है, मुझे तुमसे तुम्हारी और मेरी पावर से संबंधित कुछ बात करनी है। सारा को भी इस विषय पर कल रात से बात करनी थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। सारा, हाँ ठीक है, बोलो। अमन भी उसकी जिज्ञासा देख सकता था। वो बोलता है, तो आज एक और डेट पर चले। सारा इरिटेट होते हुए बोली, हम कोई कपल थोड़ी हैं कि डेट पर जाते फिरे। अमन स्माइल के साथ बोलता है, जो एक कपल को करना चाहिए वो तुम जबरदस्ती मेरे साथ कर चुकी हो, तो अब इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? सारा, मैंने नहीं, तुमने जबरदस्ती सब किया। अमन, मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा टच किया था, वो तुम थी जो बेकाबू होकर मेरे ऊपर टूट पड़ी। ये सुनकर सारा की नजरें शर्म से झुक गई। वो शर्म की वजह से हिचकिचाते हुए बोलती है, तो तुम आज कहाँ जाना चाहते हो? अमन, तुम्हारे घर। सारा ये सुनकर हैरान होते हुए बोलती है, नहीं, हम घर पर वो सब नहीं कर सकते, वहां मेरे डैड भी तो है। अमन ने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब वो भी मुस्कान के साथ बोलता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें आज रात बहुत अच्छे से संतुष्ट कर सकता हूँ। असल में तो अमन को मी कपूर से भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी थी। तभी अमन का फोन बजता है। अमन फोन की स्क्रीन पर नाम देखने लगा। वो नव्या की कॉल थी। ये देख वो कॉल पिक करते हुए बोला, हाँ बोलो नव्या। ये सुनकर सारा के होश उड़ गए। वो नॉनस्टॉप अमन की तरफ ही देख रही थी। सारा मन ही मन, अब ये नव्या कौन है? अमन भी सारा की नजरों को नोटिस कर लेता है। जब अमन कॉल पर नव्या की बेकार बातें सुन रहा था तो वो इरिटेट होता जा रहा था। तभी उसे फील हुआ कि उसके कानों के पास सारा भी बातें सुनने के लिए अपना सर अडाए खड़ी है। बीच में फोन था, एक तरफ अमन और दूसरी साइड सारा थी। अमन नव्या की पूरी बात सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। सारा भी अपना सर दूर ले जाने वाली थी कि अमन उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम्हें इतना हक किसने दिया कि तुम मेरी पर्सनल कॉल सुनो? हम कपल नहीं है, तुम्हें पता है ना? सारा भी मासूमियत से जवाब देने लगी, लेकिन क्या हम कपल की तरह सब कुछ नहीं कर चुके हैं? अमन ये सुनकर गर्म हो जाता है। उसे सारा से इतने सिडक्टिव जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सारा एक झटके से अमन से दूर हो गई। वो उसकी तरह बेशर्म नहीं थी कि कहीं भी शुरू हो जाए। अमन अपने टेबल पर रखे रिमोट से वो दरवाजा ओपन करते हुए आने की अनुमति देते हुआ बोला, कम इन। रुद्र अंदर आते हुए कुछ सोच रहा था। सारा को वहां देखकर वो सोचता है, ये सही मौका है दोनों का ब्रेकअप कराने का। ये बात अमन और सारा दोनों सुन रहे थे।
सारा अपने सर पर हाथ मारते हुए मन ही मन बोली, बेवकूफ। अमन भी अपने मन में ही सारा को गुस्से से बोलता है, अभी भी ब्रेकअप की प्लानिंग चल रही है? रुद्र खुश होते हुए बोला, भाई आपकी क्लोज फ्रेंड नव्या आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ये सुनकर अमन रुद्र की तरफ गुस्से से देखता है और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सारा भी अमन की तरफ ही देख रही थी और उसकी आंखों का रंग नीला हो चुका था। इन दोनों को देख रुद्र को लग रहा था कि आज वो यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसने एक बहुत जरूरी काम पूरा जो कर दिया था। रुद्र सारा को खींचकर एक तरफ ले जाते हुए उसके कानों में कहता है, आप ब्रेकअप बोलने के लिए तैयार हो जाओ। अमन सारा की तरफ देखकर काफी गुस्से में था और सारा का गुस्सा भी कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अमन रुद्र को बाहर जाने का इशारा करते हुए बोला, उसको और आने दो। सारा अमन से ब्लू आइज के साथ ही स्माइल करते हुए बोलती है, चलो देखते हैं कि आखिर कौन है तुम्हारी क्लोज फ्रेंड। ये बोलकर सारा उसकी सीट पर जाकर शांत से बैठ जाती है। अमन भी उसे ही देखे जा रहा था, तभी केबिन का ऑटोमेटिक डोर ओपन हुआ और नव्या खूबसूरती से मुस्कुराते हुए अपनी हाई हील्स में अंदर आए। चलते हुए वो अचानक रुक गई। अमन की पोजीशन पर एक लड़की को देखकर वो गुस्से और अहंकार से बोलती है, अमन, क्या ये लड़की तुम्हारी एम्प्लॉय है? अगर हाँ तो ये वहां क्यों है? अमन को उसके सवालों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस उसके आने का कारण जानना चाहता था। फिर वो हंसते हुए बोलती है, शायद इसे तुम्हारे गुस्से का अंदाजा नहीं है और अटेंशन पाने के लिए इस हद तक चली गई। नव्या को क्या पता था, लेकिन सारा पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी। वो फिर अमन के सामने जाकर बोलती है, क्या तुमने इसे हमारे रिश्ते के बारे में बताया? सारा मन ही मन बोलती है, कैसा रिश्ता? अमन के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वही सारा भी अपना कंट्रोल खोने ही वाली थी। जब अमन ने सारा को इतना नाराज देख वो तुरंत उसके पास गया और पूरी तेजी के साथ उसे सीट से उठाकर कसकर गले लगा। सारा और नव्या अमन का ये अटैक देखकर हैरान थी। अमन ने दोनों हाथों से सारा को कसकर अपनी बाहों में ले लिया था। सारा की नीली आंखें जो और भयानक होती जा रही थी वो अब शांत होने लगी थी। उसने भी नव्या के सामने अमन को टाइट हग कर लिया। अमन और सारा बस एक दूसरे के साथ ऐसे ही जिंदगी भर रहना चाहते थे। सारा भी अमन को प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसे धोखा खाने से डर लगता था। वो अभी अमन की वफादारी को देखना चाहती थी। उसके साथ साथ ही वो अब खुद को ऊंचाइयां तक ले जाने में भी बहुत संघर्ष करने वाली है। वो सबको दिखा देगी कि उसका भी कोई अस्तित्व है। नव्या को लगा था कि अमन को उस लड़की पर गुस्सा आ रहा है और वो अब उसे बाहर फेंक देगा। वो मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन ये सब देख उसका दिल टूट रहा था। तभी अमन मौके का फायदा उठाते हुए सारा के होठों पर किस करना शुरू कर देता है। वो किस धीरे धीरे डीप किस में बदलती जा रही थी। वो दूर होने ही वाला था कि तभी नव्या को दिखाने के लिए सारा उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लेती है। अब वो भी पैशन से किस करे जा रही थी। नव्या गुस्से से उनके पास जाकर उन्हें दूर कर देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो किसी चीज से टकरा जाती है। सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। असल में सारा ने वहां एक संरक्षित क्षेत्र बनाया हुआ था, जिसके कारण कोई उनके पास नहीं आ सकता था। नव्या ने पहले एक बार अपने पिता से सुना था कि अमन के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन उसने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। अमन की पावर्स के बारे में कुछ करीबी रिश्तेदार और उनके परिवार को ही पता था। आज उसे विश्वास हो रहा था कि अमन सच में उसको दूर रखने के लिए पावर्स का उपयोग कर रहा था। वही अमन और सारा भी उसके मन में चल रही सारी बातें सुन रहे थे। ये सुनकर अमन भी सोचता है, ये सारा कितनी चालाक है, मेरी पावर्स तक का फायदा उठा रही है। सारा भी मन में ही उससे बोलती है, तुम्हारी ही गलती है, तुम ही मुझे इतना परेशान करके रख देते हो। मैं स्वीट और शांत स्वभाव की हूं तो तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे? ये सुनकर अमन भी बोलता है, आज तक टोटल 3 बार मैंने लड़की को देखा है, ये मेरे करीब कैसे हो सकती है? अब सारा उसके होठों पर काटने लगी और फिर इस बार सामने से बोली, इन सबके बाद भी तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो। अब अमन दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उसके होंठ को भी जोर से काट देता है। उन्होंने देखा कि अब नव्या वहां से जा चुकी थी। सारा भी अमन को धक्का देकर वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन अमन उसके ख्यालों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और बोला, काम निकल गया तो मुझे बीच में छोड़कर जा रही हो? तभी वो उसे उठाकर सोफे पर फेंक देता है। उसके बाद खुद भी उसके ऊपर आ गया।
उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ऊपर बाइंड करते हुए दूसरे हाथ से उसे हर जगह टच कर रहा था। सारा उसकी हरकतों से असहज हो रही थी। सारा भी काफी गर्म हो चुकी थी। वो उसका टच और नहीं चाहती, नहीं तो खुद पर से कंट्रोल खो देगी। अमन सारा को बहुत प्यार से और सॉफ्टली किस करता है, फिर वो उसके गालों से होते हुए उसके कानों पर किस करता है और फिर उसकी गर्दन पर। उसका हाथ उसकी ड्रेस को निकालने के लिए पूरी बॉडी पर जिप या कोई लेस ढूंढ रहा था। अचानक सारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अमन को खुद से दूर कर देती है और वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगी। अमन बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोफे पर लेटा हुआ था। वो उसे जाते हुए ऐसे देख रहा था जैसे कि उसको पता हो कि वो उसके पास ही आएगी। सारा जल्दबाजी में दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस ऑटोमेटिक डोर का रिमोट अभी भी अमन के ही पास था। वो अपने जादुई झुमके को इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी। उसके झुमके कानों से निकलकर उस दरवाजे के सामने जाकर रुक जाते हैं और अगले ही पल वो दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही सारा बाहर निकलने वाली थी तो उसने सामने ही नव्या को खड़े देखा। नव्या को देख वो वापस दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। अंदर आते ही जब वो पीछे घूमती है तो उसे अमन अपने बहुत करीब महसूस हुआ। अमन के दो हाथ सारा को कवर किए हुए थे। वो दरवाजे से लगकर खड़ी थी। अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहां नव्या पागल होने वाली थी। अंदर अमन का सारा को छूने का कोई इरादा नहीं था। अब वो अपने एक हाथ से उसकी ड्रेस को निकालने ही वाला था कि तभी सारा नर्वस होते हुए बोलती है, 1 मिनट, हमें मेरे घर भी तो जाना है, आज डेट है ना। अमन भी ये सुनकर रुक जाता है। तभी वो उसकी ड्रेस चेंज करने का इशारा करते हुए बोला, ड्रेस खुद चेंज कर लोगी या मेरी मदद चाहिए? सारा मुंह बनाकर बोलती है, मैं मैनेज कर लूंगी। अब सारा ने अपनी उंगलियां स्नैप करते हुए अपनी ड्रेस एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में बदल ली। तभी अमन एक जादुई दरवाजा निकालता है और सारा का हाथ पकड़कर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। वो दोनों डायरेक्ट कपूर हाउस में एंटर करते हैं। सारा तुरंत लिविंग रूम में बैठे मिस्टर कपूर के गले लग जाती है। वो बोलती है, डैड कितना टाइम हो गया ना एक दूसरे को देखे, आई मिस यू। ये सुनकर मिस्टर कपूर हंसते हुए बोले, हाँ पूरा एक दिन, तुमने पहली बार कोई काम करना शुरू किया है और अभी से तुम्हारी ये हालत है। मिस्टर कपूर फिर सारा को टोंट मारते हुए बोले, सारा तुम इस बार श्योर हो ना कि तुम्हें कोई दूसरी जॉब नहीं करनी? सारा, बिल्कुल डैड, आपको पता है ना मैं जो काम शुरू करती हूँ खत्म करे बिना कभी चैन से नहीं बैठती। संजय कपूर की नजर अमन पर पड़ी। वो बोले, अरे अमन बेटा, कम एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अमन भी ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उनसे बोलता है, हेलो अंकल। जब तक मी कपूर और अमन ने एक दूसरे का अभिवादन किया तब तक सारा डिनर करना शुरू कर चुकी थी। मिस्टर कपूर ने कहा, सारा तुम्हें पहले अपने बॉस से डिनर के लिए नहीं पूछना चाहिए? सारा भरे हुए मुंह के साथ बच्चों की तरह बोलती है, इसको भूख कहाँ लगी होगी, पूरा दिन मेरा दिमाग जो खाता रहता है। अमन उसके साइड में ही जाकर बैठ जाता है और अपना हाथ टेबल के नीचे से उसके पैर पर रख देता है। सारा अब पूरा खाना उगलने वाली थी। वो कांप रही थी। फिर वो अमन की तरफ गुस्से से देखते हुए इशारों में बताती है कि उसके पिता अभी वही है। अमन मन ही मन बोलता है, अगर अंकल ना होते तो तुम क्या करती? सारा भी मन में ही जवाब देता है, तुम्हें जान से मार देती है और डिनर में खा लेती। ये सुनकर अमन की पकड़ और भी टाइट हो गई। तभी संजय कपूर बोले, अमन क्या तुम्हें कोई जरूरी काम था? अमन ने कहा, सारा से संबंधित। मिस्टर कपूर पूछते हैं, हम बोलो। अमन बोलता है, मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ। संजय कपूर, मैं सारा की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लूंगा। सारा मना करने ही वाली थी कि अमन बोलने लगा, यही मुझे फोर्स कर रही है, मैं तो अभी तैयार भी नहीं था, और बाकी बातें आपको मेरे पिता से पता चल जाएगी। संजय कपूर गंभीरता से बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारा के मना करने से पहले ही अमन अपनी आंखों से चेतावनी देता है। सारा भी उस समय कुछ नहीं बोलती। डिनर के बाद सारा अमन से पूछती है, क्या तुम मेरी पावर से संबंधित बात नहीं करने वाले थे? अमन रिप्लाई करता है, तुम्हें जल्दी सब पता चल जाएगा, फिलहाल जो मैं कर रहा हूं वही करो। फिर सारा अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। उसके पीछे पीछे ही अमन भी उसके रूम में आ जाता है। वो उससे पूछता है, तो क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? सारा उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ बिस्तर पर बैठकर बोलती है, असल बात यह है कि मेरे डैड बहुत खुश हैं। और इतना बोलकर उसकी आंखों से पानी आ जाता है। वो आगे कहने लगी,
मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि मैंने उनके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया और वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मैं पहले खुद को एक पहचान देना चाहती हूँ। बचपन से ही मुझे जॉब करने का शौक है क्योंकि मैं भी परिवार के लायक बनना चाहता हूँ। ये सुनकर अमन हैरान रह जाता है। वो बोलता है, तुम इतना सब सोचती हो? सारा ने कहा, अब मुझे मेरा करियर बनाने का अच्छा मौका मिला है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। जब मैं तुम्हारे लायक बन जाऊंगी तब हम शादी करें तो कैसा रहेगा? वो मासूमियत से पूछती है। अमन ने स्माइल के साथ कहा, डरो मत, हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम शादीशुदा जोड़ा है। वहीं बाहर मिस्टर कपूर भी जानबूझ के उनकी ये बातें सुन लेते हैं। सारा की बातें सुनकर उन्हें भी रोना आ रहा था। वो सोच रहे थे कि क्या सारा इतनी समझदार है। वो बहुत खुश थे। अमन को भी अंदाजा था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है और वो अच्छी तरह वाकिफ था कि वो और कोई नहीं बल्कि मी कपूर ही है। अब अमन सारा को बोलता है, तुम भूल गई कि आज हमारी डेट है। सारा अपनी भीगी आंखें से उसकी तरफ देखती है। मिस्टर कपूर भी ये बात सुनकर वहां से जाना ही सही समझ रहे थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।